फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूरेका पे। एनसीईआरटी सीरीज़ के तहत हम क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर फर्स्ट के जो बुक में प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से क्वेश्चन नंबर 6 तक हम पीछे की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 9 तक देखेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं। ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी जो 11th क्लास की है वहीं से ली गई है। तो अगर हम प्रथम प्रश्न की बात करें तो जो पहली प्रश्न है वो प्रश्न कहता है कि अनेक रिपोर्टों से पता चलता है कि जो जातियां पहले झाड़ू देने का काम में लगी थी उन्हें अब भी मजबूरन यही काम करना पड़ रहा है। जो लोग अधिकतर अधिकारी पद, यहाँ पे अधिकतर लिखा हुआ है, मिस्टेक है, अधिकारी पद होगा। अधिकारी पद पे जो बैठे हुए ऑफिसर पे जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें कोई और काम नहीं देते। इनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? यानी आप सिंपल सी अगर देखें तो प्रश्न कह रहा है कि जो लोग पहले झाड़ू लगाने का काम करते थे वो लोग अभी भी वही मजबूरन काम कर रहे हैं, झाड़ू लगाने का ही। परंतु जो ऊपर के जो पद पे बैठे हुए अधिकारी लोग हैं वे उन्हें कोई और काम नहीं देते हैं और इनके बच्चे जो को पढ़ाई लिखाई करने पर हतोत्साहित किया जाता है। इस उदाहरण में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इस स्थिति में भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों जो फंडामेंटल राइट्स है का स्पष्ट उल्लंघन हो रहा है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला तो जो राइट टू इक्वलिटी है इसका उल्लंघन हो रहा है। समता का अधिकार जो 14, 15, 16 और 17 जो आर्टिकल है भारतीय संविधान के इसमें दिए गए हैं, जिसमें सर्वप्रथम तो जो आर्टिकल 15 है इसमें भेदभाव का निषेध किया गया है। जाति के आधार पर किसी को काम करने से मना करना समानता के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है। और दूसरा जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया आर्टिकल 17 के माध्यम से। किसी विशेष जाति को केवल सफाई के काम तक सीमित रखना और उन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग करना छुआछूत या अस्पृश्यता की मानसिकता को दर्शाता है, जो कि कानूनन अपराध है। और जो सेकंड चीज़ें हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो राइट अगेंस्ट जो एक्सप्लॉयटेशन है, जो आर्टिकल 23 में वर्णित है। इसमें कहा गया है कि जबरन श्रम, जो प्रश्न में कहा गया है कि उन्हें मजबूरन वही काम करना पड़ रहा है, ये प्रश्न में कहा गया है। तो जो आर्टिकल 23 है वो क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध या मजबूरी में कोई विशेष काम करने के लिए बाध्य करना बेगार या जबरन श्रम की श्रेणी में आता है, जिसका अनुच्छेद 23 जो है निषेध करता है, इस पर रोक लगाता है। यानी कि आर्टिकल 23 का भी वहाँ पे उल्लंघन किया जा रहा है, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है इसके उल्लंघन हो रहे हैं। आपने देख लिया, समता के अधिकार का उल्लंघन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लंघन है, और जो तीसरी चीज़ें हैं स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन है, राइट टू फ्रीडम का उल्लंघन है, जो कि आर्टिकल 19 में दिया गया है। पेशा चुनने की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1)(g) में। भारत के हर एक नागरिक को अपनी पसंद का कोई भी व्यवसाय, व्यापार या पेशा चुनने का अधिकार है। जाति के आधार पर उन्हें अन्य काम न देना इस स्वतंत्रता का हनन माना जाता है। जो फोर्थ चीज़ें हैं वो शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, क्योंकि उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए हतोत्साहित किया जाता है, जो कि आर्टिकल जो है 21A का उल्लंघन है। शिक्षा से वंचित करना, बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए हतोत्साहित करना, उनके शिक्षा प्राप्त करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। संविधान के अनुसार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया है। अगर इस प्रश्न के निष्कर्ष को देखें तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि यह उदाहरण समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठे जातिगत भेदभाव को दर्शाता है। यह स्थिति न केवल मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि मानवीय गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है और उसके खिलाफ है। अब हम प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि एक मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत का ध्यान देश में मौजूद भुखमरी की स्थिति की तरफ खींचा। ठीक है, भुखमरी की स्थिति की तरफ जो है याचिका के माध्यम से अदालत का ध्यान जो है खींचा गया। भारतीय खाद्य निगम के जो गोडाउन होते हैं उसमें 5 करोड़ टन से ज़्यादा अनाज भरा हुआ था। शोध से पता चलता है कि अधिकांश राशन कार्डधारी यह नहीं जानते कि उचित मूल्य की दुकान से कितनी मात्रा में वे अनाज खरीद सकते हैं। मानवाधिकार समूह ने अपनी याचिका में अदालत से निवेदन किया कि वह सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे कि पीडीएस कहा जाता है,
में सुधार करने का आदेश दे। अब इसके आंसर को अगर हम देखें तो जो पहला जो इससे प्रश्न पूछा जा रहा है इस ऊपर के पैराग्राफ से, वो ये पूछा जा रहा है कि इस मामले में कौन से अधिकार शामिल है, ये अधिकार आपस में किस तरह जुड़े हुए हैं। तो जो इसका उत्तर होगा क का इस प्रकार से है कि इस मामले में मुख्य रूप से निम्नलिखित अधिकार जो है वो शामिल है। पहला जो है वो ये है कि जीवन का अधिकार जो आर्टिकल 21 में है, इसमें केवल जीवित रहना ही नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने और भोजन का अधिकार भी शामिल किया गया है आर्टिकल 21 में। जो सेकंड चीज़ें हैं वो सूचना का अधिकार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है। राशन कार्डधारियों को यह जानने का अधिकार है कि वे कितनी मात्रा में अनाज के हकदार हैं, अनाज लेने के हकदार हैं पीडीएस से। जो थर्ड चीज़ें हैं वो समानता के अधिकार की बात की गई है जो कि आर्टिकल 14 में है। संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना ताकि समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग को भी इसका हक मिल सके। ये अधिकार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये अधिकार एक दूसरे के पूरक है। बिना भोजन के जीवन की रक्षा नहीं हो सकती है जो कि आर्टिकल 21 में है, और बिना सूचना के अधिकार गरीब लोग अपने भोजन के अधिकार का लाभ नहीं उठा सकते हैं। यदि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे कि पीडीएस कहते हैं ठीक से काम नहीं करती तो यह सामाजिक और आर्थिक असमानता को बढ़ाती है। अब जो सेकंड प्रश्न पूछा जा रहा है इस पैराग्राफ से वो ये है कि क्या यह अधिकार जीवन के अधिकार का एक अंग है। तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं कि हाँ, ये अधिकार जीवन के जो अधिकार है, राइट टू लाइफ, जो आर्टिकल 21 में कहा गया है का अभिन्न अंग है। सर्वोच्च न्यायालय ने कई फैसले जैसे कि पीयूसीएल बनाम भारत संघ मामले में यह स्पष्ट किया है कि जीने के अधिकार का अर्थ केवल पशुवत अस्तित्व नहीं है बल्कि उसमें भोजन का अधिकार भी शामिल है। पर्याप्त भोजन के बिना व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसकी गरिमा की रक्षा संभव नहीं है, इसीलिए सरकार का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना मरे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं जिसमें यह पूछा गया है कि इस अध्याय में उद्धृत सोमनाथ लाहिरी, याद रखेंगे सोमनाथ लाहिरी द्वारा संविधान सभा में दिए गए वक्तव्य को पढ़ें। क्या आप इनके कथन से सहमत है? यदि हाँ तो इसकी पुष्टि में कुछ उदाहरण दें, यदि नहीं तो उनके कथन के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत करें। अब देखिए सोमनाथ लाहिरी जी का कथन क्या था संविधान सभा में। सोमनाथ लाहिरी ने संविधान सभा में यह आलोचनात्मक विचार रखा था कि मौलिक अधिकार एक हाथ से दिए गए हैं और दूसरे हाथ से वापस ले लिए गए हैं। उनका मानना था कि अधिकारों पर लगाए गए उचित प्रतिबंध जो रिस्पॉन्सिबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इतने व्यापक हैं कि वे सरकार को दमनकारी शक्ति दे देते हैं। अब अगर इसकी विश्लेषण को हम देखते हैं तो सहमति के पक्ष में अगर हम तर्क देखें तो सोमनाथ लाहिड़ी के अगर जो बयान है उसके अगर आप सहमत हैं उससे, अगर उसके तर्क में आप आंसर लिखेंगे तो ये कह सकते हैं कि पहली चीज़ जो ये निवारक निरोध जैसी जो व्यवस्था की गई है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो बात की गई है, सरकार किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर हिरासत में ले सकती है। इसके तहत यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को काफ़ी हद तक सीमित कर देता है। दूसरी चीज़ें क्या है कि आपातकाल के दौरान की बात की गई है कि संकट के समय अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जा सकते हैं, जो कि लाहिरी के डर की पुष्टि करता है। अब असहमति के पक्ष में अगर हम तर्क की बात करें तो पहला ये है इसमें कि समाज का हित, असीमित अधिकार अराजकता पैदा कर सकते हैं, यानी कि लोगों को अगर असीमित अधिकार दे दिया जाए तो समाज में अराजकता पैदा हो सकती है। इससे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो व्यवस्था है, स्वास्थ्य नहीं सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए प्रतिबंध जरूरी है। जैसे कि आप अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात करें, निवारक प्रतिरोध की निवारक नजरबंदी की अगर आप बात करें तो यह इसलिए लगाया जाता है ताकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखा जाए। अब सेकंड चीज़ें जो इसमें है कि न्यायपालिका की भूमिका, ये प्रतिबंध मनमाने नहीं है। यदि सरकार गलत तरीके से अधिकारों को छीनती है तो न्यायपालिका उसे रद्द कर सकती है, जो कि आर्टिकल 32 में आपको दिया गया फंडामेंटल राइट्स के तहत कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों अब प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि आपके अनुसार कौन मौलिक अधिकार सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके प्रावधान को संक्षेप में लिखें और तर्क देकर बताएं कि यह क्यों महत्वपूर्ण है। यानी सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप आंसर को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मेरे अनुसार संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। इसके जो मुख्य प्रावधान है वो इस प्रकार से है कि यदि किसी नागरिक के
मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जो कि आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, और जो उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन होने पे। न्यायालय अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार के विशेष आदेश, जिसे कि रिट के नाम से जाना जाता है, रिट जारी कर सकता है, जो कि इस प्रकार से है। जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रमादेश है, निषेधाज्ञा है, अधिकार परीक्षा है और उत्प्रेषण रिट है। तो ये 5 प्रकार का रिट है। अब यह क्यों महत्वपूर्ण है, अगर हम इसकी तर्क की बात करें तो अधिकारों का सुरक्षा कवच है एक प्रकार से ये, ठीक है, ये इसके महत्व को दर्शाता है। अन्य सभी अधिकार जैसे कि समानता या स्वतंत्रता जो है केवल कागजी रह जाएंगे यदि उन्हें लागू करने की कोई शक्ति ना हो। अनुच्छेद 32 उन अधिकारों को वास्तविक शक्ति प्रदान करता है। अब अगर हम दूसरे इसकी महत्व को अगर हम देखें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो कहा था कि यह जो अनुच्छेद है भारतीय संविधान का हृदय है, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा है, क्योंकि इसके बिना पूरा संविधान जो है वो अर्थहीन हो जाता है। आर्टिकल 32 के बारे में ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था, आर्टिकल 32 में ही संवैधानिक उपचार के अधिकार का प्रावधान किया गया है। लोकतंत्र की रक्षा होती है इससे। लोकतंत्र की रक्षा की अगर हम बात करें तो यह अधिकार सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाता है और सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करे। दोस्तों, इस प्रकार से ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने प्रश्न संख्या 1 से 6 तक पास्ट के वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ और इसमें 7 से 10 तक हमने चर्चा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी प्रश्न पसंद आया होगा और आपके एग्जाम के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कृपया इसे नोट्स के माध्यम से आप अपने नोट में उतारें और इसे याद करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।